जीएसटी से कितनी बड़ी राहत मिली है और इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। जीएसटी से बड़ी राहत मिली है, आम जन को मिली है, मध्यम वर्ग को, गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों को लेकर उन्होंने बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा अब मूर्त रूप ले रही है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है, यानी कि 4 टैक्स स्लैब से अब यह केवल 2 टैक्स स्लैब हो गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। दिवाली से पहले ही देश की जनता को दिवाली का धमाका ऑफर मिला है। जीएसटी में नए सुधारों से थाली से लेकर गाड़ी तक और गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक को राहत मिली है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी, स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल है। वहीं बर्तन, फीडिंग बोतल, नैपी, बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर लोगों को राहत देगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज का पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स और नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उस पर टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब केवल 5% रहेगी। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर जीएसटी में भी कमी की गई है। पहले 18% से 5% हुआ, अब ये तमाम टैक्सेस जो 18% थे वो 5% हो गए हैं। जीएसटी ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब और पहिए, ट्रैक्टर के पुर्जे, रेडिएटर, साइलेंसर, क्लच, छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 12,000 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% का अब कर दिया गया है, यानी टैक्स केवल 18% हो गया है, 28% से घटाकर। जीएसटी सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट और ग्लव्स, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, मैप्स, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगी। जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलने के बाद शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 550 अंक से अधिक उछाल उसमें देखने को मिला। वहीं जीएसटी सुधारों पर श्रेय लेने की सियासत शुरू हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लगभग 1 दशक से जीएसटी सरलीकरण की मांग कांग्रेस कर रही थी। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि लगभग 1 दशक से कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही थी। मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्सेस बना दिया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% और 6% की विशेष दरें थी। बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। अमित मालविया ने खड़गे को जवाब देते हुए लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की नाकामियों को छुपाने के लिए इतिहास को झूठ से फिर से लिख रहे हैं। अमित मालविया ने लिखा कि सच्चाई बिल्कुल साफ है। जीएसटी एनडीए की परिकल्पना थी। 2000 में वाजपेयी जी के समय शुरू हुई। कांग्रेस ने 10 साल तक इसे अटका कर रखा। न राज्यों में सहमति बनी, न आईटी ढांचा खड़ा हुआ। पूरा दशक कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने इस सुधार को पुनर्जीवित किया, राज्यों के साथ सहमति बनाई, 2016 में संविधान संशोधन पारित किया और 2017 में जीएसटी लागू किया गया। खड़गे जी का 1 नेशन 9 टैक्स वाला दावा भी झूठा है, अमित मालविया ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि जीएसटी के पहले 17 अलग अलग टैक्सेस लगते थे और 13 अलग अलग सेसेस लगते थे, यानी कुल मिलाकर 30 टैक्सेस लगते थे, जो कि अराजकता का एक बड़ा कारण थे। जीएसटी के बाद अब सिर्फ 5 दरें आई थी, जिनको अब सुधारों के बाद घटाकर महज 2 कर दिया गया है। आटा, चावल, दूध, दही, किताबें और स्वास्थ्य सेवाएं पर 0% या 5% कर किया गया, यानी कि रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उन पर या तो टैक्स नहीं लगाया गया है या महज 5% टैक्स रखा गया है।
कांग्रेस ने भारत पर लादे भारी टैक्स। साबुन और टूथपेस्ट तक पर 27% टैक्स लगाती थी कांग्रेस। चॉकलेट और एसी पर 31%, सीमेंट पर 29%, साइकिल पर 22%, दवाओं पर डबल डिजिट में टैक्स लगाती थी कांग्रेस। और आज वो श्रेय लूटने के लिए इस तरह के दावे कर रही है, इतिहास को झूठ से फिर से लिखने की कोशिश कर रही है, यह कहना है बीजेपी का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। इस दिवाली के मौके पर आपको गिफ्ट मिलेगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच के कारण ही आज वे इस स्थिति में हैं और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। Yesterday's announcements are game changing and will play a very important role in the months and years to come in our journey towards Viksit Bharat 2047. I'd like to appeal to all of you that unless we pass on all these benefits of GST to the consumers, and I'd urge you all to resolve that the entire benefit of yesterday's significant concessions in GST given will be passed on to the consumer. वहीं आम जनता क्या कुछ कह रही है, यह भी सुनना जरूरी है। जीएसटी कटौती से आम आदमी को राहत मिलेगी, यह कहना है आम जनता का। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जिन्होंने जीएसटी हटाया, बहुत बड़ा सराहने का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। लाइफ और हेल्थ बहुत बढ़िया है। ये जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी ख़त्म हो गई, जिसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में इरेजर्स, बुक्स, नोट्स वगैरह, और सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उस पर। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमण जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान वेद जैन, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके साथ ही साथ अजय मिश्रा, हमारे संवाददाता, भी इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले तो आपसे इस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे। कितना कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ जो सुधार हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, क्या कुछ ये सुधार अंतर लेकर के आएंगे? कितना फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए, ये एक साधारण सुधार नहीं है, ये गेम चेंजर है। ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स है। एक पहला सुधार हुआ 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये आज 2025 में जो किया गया है, ये एक बहुत बड़ा एक सुधार है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, वन नेशन वन टैक्स को लगाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जितने मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, विभिन्न तरह के टैक्सेस लगते थे, कुछ टैक्स एंटरटेनमेंट, एंट्रेंस टैक्स या एंट्री टैक्स, ये बहुत लगते थे, जिससे बड़ी जटिलता थी। हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था थी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। 8 साल के अनुभव में वो बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कलेक्शन इंप्रूव कर गई, तो हमें जनरेशन 2 के रिफॉर्म करने थे। और कल जो जीएसटी काउंसिल ने रिफॉर्म किए हैं, वो अपने आप में लैंडमार्क रिफॉर्म्स है। आप ये देखिए कि 12 और 28% का स्लैब खत्म है, और 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। जैसे आपने शुरू में कहा, एक 18% नॉर्मल रेट टैक्स है और 5% मेरिट गुड्स कहते हैं। पहले क्या किया था, जब 2017 में हमने लगाया था, हमने एसेंशियल गुड्स को 5% या 0 में रखा था, लेकिन रोजमर्रा की और जो जरूरत की चीजें थी उनको एक राजस्व को ध्यान में रखते हुए 12% में रखा था। वो सारी आइटम को 5% में ले गए हैं,
और या कुछ को जीरो ले गए, जैसे पनीर को ले गए, चना को ले गए हैं, वो जीरो में चला गया है। तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। इसी तरह से जो 28% वाली आइटम है वो 18% में आ गई, जिससे उसकी परचेजिंग में पावर में बहुत बड़ा बढ़ेगा। मैं इसका एक साधारण एग्जांपल देता हूं। आप एक आइटम को पहले 100 रुपए में खरीदते थे तो 12% टैक्स देते थे, तो 112 लगता था। अब आप उसके ऊपर 5 देंगे तो 105 लगेगा, तो 7 रुपए की बचत होगी। वो आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। उस पावर से देश की जो उसकी परचेजिंग है वो बढ़ेगी। परचेज बढ़ेगी तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो नेचुरली प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करनी ज्यादा पड़ेगी तो फैक्ट्री में माल बनेगा तो लेबर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे उससे। रोजगार बढ़ेंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट आएगी, और जिनको रोजगार मिलेंगे वो उसकी फिर परचेज करेंगे मार्केट में आके, क्योंकि जब एक आदमी को रोजगार मिलता है तो वो अपनी परचेज ही करता है। जब वो परचेज करता है तो उससे फिर डिमांड क्रिएट होती है। हम इसे इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो इसलिए ये मेरे भारतवर्ष के लिए ये जो बड़ा रिफॉर्म है, ये एक साधारण रिफॉर्म नहीं है, ये एक गेम चेंजर है इकोनॉमी के लिए। जो हमने 2017 में किया उसका दूसरा पक्ष अभी आया है 2.20, और मेरा ऐसा मानना है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी बूस्ट देगा। इससे कंज्यूमर को इजी हो जाएगा, सस्ता मिलेगा। इससे जो फैक्ट्री के जो मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए भी कहा जा रहा है कि ये किस तरह से फायदेमंद होगा। कृषि के क्षेत्र में भी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से विशेष रूप से फायदेमंद होने जा रहा है। देखिए, कृषि में कितने सुधार किए हैं। कृषि की हर आइटम के ऊपर टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। फर्टिलाइजर में जो इन्वर्टेड ड्यूटी का एक इशू था वो कम कर दिया गया है, वो कर दिया है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पार्ट, ट्रैक्टर टायर और एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ ज्यादा कर दी गई है। तो पहले तो उनके वहां पे बहुत सारे आइटम आ जाएगा। और साथ ही साथ कृषि के लिए अगर आप आइटम वाइज देखेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर वो आइटम्स लगाई गई है, तो जो हर नागरिक के हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है। और आपने देखा कि कृषि के अलावा मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर कितनी भारी जो छूट दी गई है, उसके बारे में वर्कआउट की गई है। तो और इसीलिए मेरा ये कहना है कि भाई मैं इसको गेम चेंजर क्यों कह रहा हूँ। गेम चेंजर तब होता है जब देश की हर वर्ग को कुछ ना कुछ उसमें ऐसा लगेगा तरक्की करने का मौका मिलेगा। पहला तो एक साधारण नागरिक है जिसको परचेज करने में सस्ता माल मिलेगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया जो माल को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो लेबर एम्प्लॉयर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको बेनिफिट हो गया क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी सर्विसेज की, कि सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरा, एक मैं देश के युवा को समझता हूं कि जिसको जॉब की जरूरत है, जब वो फैक्ट्री में काम ज्यादा होगा, सर्विसेज की डिमांड होगी तो उसको रोजगार मिलेगा। और आप एक और देखिए, हाउसिंग पे बहुत बड़ा फर्क आएगा। सीमेंट का रेट 28 से 18% किया गया, मार्बल का, ग्रेनाइट का रेट 5% कर दिया गया। तो जितने भी हाउसिंग के अंदर मेजर कंजम्पशन जो है इन प्रोडक्ट की होती है, और जो और आइटम्स हैं हाउसिंग के, उसमें एयर कंडीशनर जैसे 28 से 18% के अंदर लाए गए हैं, डिश वॉशर जैसे हैं वो लाए गए हैं। तो उससे क्या होगा कि ये हर क्षेत्र या हर सेक्टर को कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा गेम प्लान नजर आएगा, और यही अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का एक बूस्टर डोज जिसे कहा जाता है वो दिया गया। 2017 में भी यही उद्देश्य था और 2025 का भी उद्देश्य यही है कि उस बूस्टर को बढ़ाया जाए। जी, हमारे साथ अजय मिश्रा भी हैं। अजय, एक तो आपसे पहले सीधे तौर पर यह समझना चाहें, जो पुराना वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, और ये जो जीएसटी है, दोनों का अंतर कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ तब क्या था अब क्या है, क्योंकि इसके साथ ही साथ सियासत की भी शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं, आपने इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूं अगला आपसे, इससे पहले कि मैं जानना चाहूंगा कि वैट और जीएसटी में फर्क क्या है। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट की दरें हुआ करती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई माल ले जा रहा है तो उसको दूसरे राज्य में अलग वैट चुकाना पड़ता था। इसलिए अलग अलग राज्यों में एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें हुआ करती थी। तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था वैट पर आम सहमति बनाने के लिए। और आपने कांग्रेस की बात की, मुझे लगता है कि 17 साल 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों का जो लंबा समय था वो आम राय बनाने में नाकामयाब रही थी यूपीए। और
यही वजह है कि जो जीएसटी, जिसको अब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। और आप देखिए कि जितने भी जीएसटी के डिसीजंस हुए हैं वो आम सहमति से हुए हैं। तो चाहे आप पक्ष के मतलब सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ। कल के भी जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें कि वोटिंग कराने की ज़रूरत पड़े, सभी लोग एक मत दिखाई दिए। बाहर अगर आप कुछ और पॉलिटिक्स करते हैं तो ये नैरेटिव बनाने का दरअसल बाहर वाली जो पॉलिटिक्स है अजय, उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वहां से बाहर निकलकर अब कांग्रेस के लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ये ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने इसको सरलीकरण की मांग की थी। दरअसल श्रेय लेने की होड़ मच चुकी है, जबकि सच्चाई आपसे भी समझना चाहेंगे कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी इस तरह का रिफॉर्म लाने के लिए और जीएसटी लाने के लिए भी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो भी ये बातें कही जा रही थी कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तकनीकी खामियां आ रही हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, एमएसएमई सेक्टर को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो टीरिंग प्रॉब्लम्स थी वो किसी भी व्यवस्था में जो आती हैं उनको एड्रेस किया गया। जो टेक्निकल ग्लिचेस थे, चाहे वो प्रोसेस को लेकर के हों, एमएसएमईज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई बार चेंजेस करने पड़े। जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा था। तो किसी भी टैक्सेशन व्यवस्था की एक हिस्ट्री होती है और उसमें समय लगता है। तो ये जिस तरह से फिर से 8 सालों के बाद बीच में जो राजनीति के तौर पर इसको गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, बार बार ये केवल नैरेटिव बनाने के लिए कि ये बहुत बड़ा टैक्सेशन है, इसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन सिंप्लीफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और इसीलिए जब कल सवाल किया गया वित्त मंत्री से कि क्या आज की वैश्विक परिस्थितियों का, मिसाल के तौर पर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया पूरी दुनिया में, क्या उसकी वजह से मजबूरी में तो किया गया, रिफॉर्म नहीं है? तो ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन पहले किया जा चुका था रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के, और सरकार इस बात की एनालिसिस कर रही थी कि 12% ब्रैकेट से आपको कितना परसेंट मिलता है। केवल 7% मिल रहा था, ज़्यादातर 18% से 71% जो हिस्सा आता था वो 18% से आता था। तो ये और 28% से भी काफ़ी कम वहाँ से जीएसटी मिलता था। तो ये सारी एनालिसिस के बाद ये समझा गया कि भाई 28 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, 18 मिलाते हैं और 12 को आप 5 और 0 मिलाने का प्रयास करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नहीं होगा। जिस तरह से रेवेन्यू इम्प्लीकेशन की बात में लगातार वो बार बार सरकार कर रही है कि अगर आप पुराने कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें उसके आधार पर हमें लगता है कि शायद 48,000 करोड़ का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसका लॉस उस वर्ड का इस्तेमाल वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद कोई भी राज्य इस बात को मना पाने में असमर्थ रहा कि भाई उनको रेवेन्यू का लॉस होगा, और इसीलिए जो कॉम्पनसेशन सेस है उसकी सीमा को बढ़ाया नहीं गया है। और जो राज्यों को नुकसान होने वाली जो बात थी, अब हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जब राज्यों को नुकसान नहीं होगा, सरकार ये मान रही है और कोई भी राज्य सरकार ये कन्विंस कर पाने में नाकाम रही है कि उनको किसी भी तरह का नुकसान होगा, और इसलिए वो इसी तरह का विरोध नहीं कर पाए। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर आप सहमति जताते हैं, कोई विरोध नहीं प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर आप कुछ कहते हैं तो इसको आप केवल नैरेटिव। ठीक बात है, जनता होशियार है, समझदार है। आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ कहते हैं, बाहर आकर सियासत अगर चमकाते हैं तो ये लोग इस बात को समझते हैं जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत के लिए, और वेद जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर सफलताओं में श्रेय लेने के लिए आप आगे आते हो, कहते हैं कि जो सफलताएं हैं उसमें हम हिस्सेदारी करेंगे, तो फिर ये तो असफलताओं के साथ भी होगी जिनको आप कहते हैं कि इसमें बीजेपी या कांग्रेस या सरकार अगर असफल रही है तो उसमें फिर तो आप भी भागीदार हो जाएंगे। ये कांग्रेस के लिए है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वापस लौटेंगे तो बात होगी बिहार के सियासत की।